आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे। SGX निफ्टी में आधे % का उछाल। डाउ फ्यूचर्स 160 पॉइंट ऊपर। 4 दिनों की गिरावट के बाद कल मजबूत बंद हुए डाउ और S&P 500। फेड के ब्याज दरें नहीं बदलने से बड़ा जोश। इधर एशिया में जापान के बाजार में है आज छुट्टी। यूएस फेड ने ब्याज दरों में नहीं किए बदलाव, लेकिन नवंबर से बॉन्ड खरीद में कमी करने की बात कही। अगले साल से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के भी दिए संकेत। एवरग्रांड पेमेंट संकट से राहत, कंपनी ने दी सफाई। कहा आज की ब्याज किस्त चुकाएंगे। इस बीच चीन के सेंट्रल बैंक ने 18 अरब डॉलर की नकदी सिस्टम में डाली। अमेरिका में भंडार घटने और डिमांड बढ़ने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। $76 के पास पहुंचा ब्रेंट। 3 साल के निचले स्तर पर है यूएस में क्रूड इन्वेंट्री। भारतीय एयरटेल के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 28 सितंबर तय। 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक खुला रहेगा 21,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू। 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे। कल होगी बाइडेन से मुलाकात। और पारस डिफेंस के आईपीओ को मिल रहा है शानदार रिस्पांस। दूसरे दिन 40 गुना से ज्यादा भरा। रिटेल का हिस्सा 36 गुना सब्सक्राइब। 165 से 175 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। आज है इशू में पैसे लगाने का आखिरी दिन। चलिए, गुरुवार की सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन के लिए कर लीजिए तैयारी। गुरुवार है तो आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है। आज सुबह खुलते ही कल देर रात जो फेड मीट का आउटकम आया है उस पर हम लोग रिएक्ट करने जाएंगे। इस बीच चाइना में वो एवरग्रांड, वो प्रॉपर्टी डेवलपर, वो रियल एस्टेट कंपनी के ऑनशोर बॉन्ड कूपन्स का पेमेंट आज ड्यू है, तो सबकी नजरें वहां पे होंगी। हालांकि हेडलाइन में मेंशन्ड है कि होपफुली वो पेमेंट्स होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सब अभी भी नजरें वहीं पे लगा के बैठे हुए हैं। और पीएम मोदी यूएस पहुंच गए हैं। कल आपने देखा होगा फ्लाइट में काफी काम कर रहे थे, आज पहुंच चुके हैं। आज यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, उनसे आज वहां पे उनकी मुलाकात स्केड्यूल्ड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आज हमारे सामने खड़े हुए हैं। इस बीच इन तमाम बड़े ग्लोबल इवेंट्स के पहले हमने देखा भारतीय बाजारों में एक कॉशियस अंडरटोन था। एक फ्लैट ट्रेडिंग सेशन कल पैन आउट होता हुआ नजर आया। दायरे में कामकाज था। निफ्टी बैंक में वो वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आई और ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी बेहतर फेयर कर रहे थे। वो एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर थे। ऐसे में यूएस में दरअसल कल कैसा सेशन पैन आउट हुआ? आउटकम आ गया जब यूएस ट्रेड कर रहे थे वहां पर फेड मीट का, और उसके बाद यूएस के बाजारों में वैसे फेड मीट से पहले ही तेजी बनी हुई थी, तो इंपॉर्टेंट सबको पता था इवेंट कैसे ना कैसे निकल जाएगा, सर्टेनिटी लौटेगी। और वो देखिए स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ। ऑलमोस्ट 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में तेजी के साथ कामकाज हुआ। डाउ और S&P पिछले 4 दिनों से रोज पिट रहे थे, उसके बाद कल वो 4 दिनों की पिटाई से उभरते हुए वहां की बाजार नजर आए। क्विकली तब और अब स्क्रीन पे आ गया है। डाइजेस्ट जो किया था 160 पॉइंट डाउ का उछाल हुआ क्या? 340 अंकों की मजबूती, उम्मीद से कहीं ज्यादा, या फिर जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा। और ऊपर डाउ फ्यूचर्स कह रहा है आज फिर 100 पॉइंट की तेजी यूएस में देखने को मिलेगी। बाकी सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर और अच्छे संकेत आ रहे हैं। उसके बाद अक्रॉस एशिया जो मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, आज जापान बंद है, बाकी तो सब खुले हुए हैं, वो सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। SGX निफ्टी दिखा रहा है भाई आधे % से ज्यादा की मजबूती, या कह लीजिए 2.5% के उछाल के साथ हम आज थर्सडे के दिन अपने ट्रेड की शुरुआत करेंगे। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी से बातचीत, वीरू से समझेंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्ष बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। 2 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला समझते हैं फेड ने दरअसल किया क्या। दरें नहीं बढ़ाई, ये हेडलाइन बन गई, लेकिन हम तो कमेंट्री वेट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही। फैसला जो कल था वो कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, इमीडिएट बॉन्ड पे कोई फैसला नहीं, लेकिन कमेंट्री जो लोग सुनना चाहते थे उन्होंने कहा ये कि अब वो समय आ गया है
जहाँ पे बॉन्ड की खरीदारी कम की जाए, और ये इसी साल होगी, और नवंबर की जो उनकी फेड की बैठक है उसके आसपास होगी। तो यानी नवंबर की डेट से लेकर के अगले साल मिड तक यानी जून तक ये जो 120 बिलियन डॉलर पर मंथ की बाइंग होती है ये खत्म की जाएगी। ये इन स्पेसिफिक इन वर्ड्स में कहा है कि ये सब बाजार अब क्लैरिटी आ रही है, डिड्यूस कर रहा है। उन्होंने एज सुन एज नवंबर और मिड 22, तो आप ये स्पेसिफिक वर्ड है उनके, तो आप जून नवंबर जोड़ लीजिए। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने ही कहा दरअसल, जो वोटिंग हुई 18 सदस्यों में से 9 इस फेवर में थे कि ब्याज दरें भी बढ़ाई जानी चाहिए, 9 कह रहे नहीं बढ़नी चाहिए। अब ये 50-50 हो गया है, और 22 में क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी एनीबॉडीज गेस, उसमें कोई आप सर्टेनिटी नहीं ले सकते, लेकिन बॉन्ड टेपरिंग होगी, वो शुरू होने वाली है, तो ये आप मान के चलिए। लेकिन बाजार ने पॉजिटिवली लिया, अब क्लैरिटी आ गई, भाई धीरे धीरे आप 15-18 बिलियन डॉलर ये सब हमको पता था, ये सब पता था, केवल डेट सुनना चाहते थे, तो ये डेट आ गई है। मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट करेगा इसमें। एक बड़ी देखिए, उन्होंने एवरग्रांड का भी नाम लिया, उन्होंने कहा एवरग्रांड सेंटिमेंटल नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट के लिए, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दूसरे देशों या किसी कंपनीज पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि 300 बिलियन डॉलर में से रफली 2-3 बिलियन डॉलर का ब्लैक रॉक, यूबीएस, एचएसबीसी के डॉलर बॉन्ड है, उस पर शायद इम्पैक्ट हो सकता है। उसी पे आज पेमेंट ड्यू है। हाँ, उस पर ड्यू, वो कह रहा मैं दूंगा आज, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो उससे उतनी चिंता नहीं है सिमटी के। मार्केट इस बात से बहुत खुश है कि जो चाइना वाली समस्या है ना, इंटरनल उनकी समस्या सुलझ रही, क्योंकि एवरग्रांड कह रहा है कि हम आज जो हमारा ड्यू पेमेंट हम वो देंगे, साथ ही सेंट्रल बैंक वहाँ का 18 बिलियन डॉलर सिस्टम में डाल रहा है, यानी इजी मनी अवेलेबल करा रहा है उनको कि आप लीजिए और दीजिए। चोक कर रहा था पहले, अब एग्जैक्टली नहीं, चोक उसने शैडो बैंकिंग में किया है, रिटेल की फाइनेंसिंग में किया, रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग टाइट कर दी एकदम, लेकिन ये मरे ना, क्योंकि ये इनके मरने से 10 और कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो उसको रोकने के लिए इजी मनी दे रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि चाइना जो 20% कमोडिटी कंज्यूमर है पूरी दुनिया का, तो मेटल और आयरन ओर की प्राइसेस हाफ हो गई थी, ये सब अब स्टेबल होंगी, तो इसलिए मार्केट में एक मजबूती का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव संकेत। आपके अड्डा में उस दिन चर्चा हो रही थी कि गवर्नमेंट चाइना की एक्ट क्यों नहीं कर रही, क्या चाहती है? अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है कि भाई कुछ ना कुछ पीछे से कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि एवरग्रांड जैसी जो भी कंपनियां इतनी बड़ी हो गई कि प्राइसिंग उनके हाथ में है, वो या तो नीचे आ जाएं, कट टू साइज हो जाएं, अदरवाइज खत्म हो जाएं। 2 लाख कंपनियां वहां डिफॉल्ट कर चुकी हैं, 20 बिलियन डॉलर हो चुका है। चाइना चाहता है और उसकी मर्जी भी है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि इसका रिपल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में आए, फिर एकदम से दिक्कत हो जाए, इसलिए वो धीरे धीरे इनको कट टू साइज करना। अच्छा, 2 सवाल और, टाइम नहीं है। एक तो कमला हैरिस के साथ मुलाकात है आज, हिंदी में होगी क्या? देखो, कमला हैरिस जी को मैंने हिंदी बोलते कभी सुना नहीं, तो इसलिए मुझे डाउट है, लेकिन भाषा फर्क नहीं पड़ता, आप बताइए, कुछ भी बात हो। अच्छा, दूसरा, भाई तालिबान यूएन सीट चाहता है, दिला क्यों नहीं रहे हो? बात तो आपकी सही है, हम भी चाहते हैं। ठीक है, ग्लोबली मतलब मूड माहौल अच्छा है, ग्लोबली यूएस फेड से क्लैरिटी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं एडवर्स, जो बाजार जानता था वही आउटकम आया। दूसरा सेंटिमेंट डैम्पनर था चाइना का वो एवरग्रांड, उसका संकट फिलहाल के लिए टलता हुआ और वहां की बैंकर एक्ट करते हुआ सेंट्रल। लास्ट एक लाइन में जोड़ देता हूं कि जो फेड की बैलेंस शीट है उसका साइज नहीं कम हो रहा, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बॉन्ड कम खरीदेंगे या बंद कर देंगे, जीरो कर देंगे वो 120 बिलियन डॉलर, तब भी वो जितनी बड़ी जो साइज उन्होंने बना ली है वो नहीं है। आपको याद होगा जब 2012-14 के आसपास उन्होंने कहा था अपनी बैलेंस शीट को श्रिंक करेंगे, तो वो तो भी बहुत 2-4 साल बाद की बात है, इसलिए पैसा बना रहेगा और पैसा जहां ग्रोथ है वहां आएगा। मतलब एडिशनल नहीं दे रहा हूं, जितना दे चुका हूं वो तो है ना सिस्टम में। ठीक है, तो ये ग्लोबल मूड माहौल, आधे % से ज्यादा का उछाल एसजीएक्स निफ्टी पे, ऐसे में वीरू से जान लिया जाए आज एक्सपायरी के दिन अच्छी खबरों के बीच कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट करें, और वीरू क्या निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा? बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार करते करते जमाना गुजर गया आशीष, लेट्स सी आज क्या होता है। लेकिन मैं बड़ी बात बताऊं आपको, कल डेटा ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने देखिए करीब करीब 17,600 की ट्रैजेक्टरी को छुआ, और कल आशीष सबसे बड़ा क्रक्स ये था कि निफ्टी टिका रहा 17,550 और 500 के ऊपर, जो कि हमने आज आपको परसों में डिस्कस किया था। ये क्या है? ये था लॉस्ट ग्राउंड जिसको आपने रीगेन किया परसों, और फिर कल उसके ऊपर टिके रहे 17,500, 550, इसके ऊपर आप टिके रहे, आप 600 तक की जर्नी करके आए,
हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे हुई, डे ट्रेडर करेगा ही करेगा प्रॉफिट बुकिंग। और आशीष, बड़ी चीज़ ये थी कि अगर आप 12 से लेकर 2 बजे की डेटा के बीच में देखते तो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे 17,500 का पुट राइटर लौट रहा था। उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि जनाब आप लॉन्ग्स को कैरी करो। मैंने क्लियरली आशीष कहा था कि कम वक्त में, चाहे यूएस में कुछ भी हो चाहे कुछ ना हो, आप लॉन्ग कैरी करिए, लॉन्ग कैरी करिए। 17,500 की कॉल भी इन द मनी कैरी करिए। आज का दिन, एक्सपायरी का दिन, याद रखिए आशीष, अमूमन बिलोंग करता है रेंज को। तो पहली चीज तो यह है कि आज का रिवॉर्ड उनके लिए है जिन्होंने कल लॉन्ग कैरी करे आज के सेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अब आज की एक्सपायरी को इंट्राडे प्लेयर कैसे प्ले करें? देखिए 17,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है और आज के गैप अप के बाद मेरे ख्याल से वो 17,600 पे भी आ जाएगा। लेकिन मैं कहाँ ट्रेड करूं? देखिए आशीष, 47 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है 17,700 के जोन में। तो ओपनिंग के बाद जब आपका मन करे कि भाई आपको लॉन्ग करना है तो आपको देखना यह है कि एग्जैक्टली सीएमपी का उस वक्त के प्राइस का और 17,700 के बीच में डिफरेंस क्या है, तब लॉन्ग करिएगा, अन्यथा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि 17,700 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। तो पहली चीज, कल के लॉन्ग ट्रेड्स पे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग फ्रेश ट्रेड के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 700 से आपका डिफरेंशियल कितना है। निफ्टी बैंक, आपने निफ्टी बैंक, अच्छा आशीष एक इस पे बात जोड़ दूं, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 17,700 के ऊपर निफ्टी स्पॉट ट्रेवल करने लगे तो आप एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट की 17,800 की कॉल ले लीजिएगा, उस पर हम डिस्कशन बात भी कर लेंगे। निफ्टी बैंक कल भले ही गिरा हो आशीष, लेकिन बड़ी बात यह है कि 37,000 36,800 इसका एक बेस है। आज ओपनिंग के बाद अगर 37,200 के ऊपर सस्टेन करे, ट्रेवल करे, तो आप एक लॉन्ग पंच कर सकते हैं बेस के स्टॉप लॉस के साथ, बेस 1 के स्टॉप लॉस के साथ। और कहां तक? 37,500 पे एक कॉल राइटर है, उस जोन तक जाके देखिएगा। 37,500 37,610 ये मिल सकता है, और ये पार हो तो वो एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी बैंक को। और दूसरी बात आशीष, एनबीएफसीज में आज ओआई की समरी और ऑप्शंस की समरी काफी स्ट्रांग है, तो ये स्पेस जो है उस पर थोड़ी नजर रखिएगा। पे भी नजर रखिएगा। आज के ट्रेडिंग बेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। क्विकली बता देता हूं, निर्मल बंग कह रहे हैं मैरिको खरीदना चाहिए 582 के टारगेट्स। एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहे हैं मदरसन सूमी खरीद सकते हैं आप 234 के लक्ष्य यहां पर। और एलकेपी सिक्योरिटीज का कहना है एलम्बिक फार्मा, इसके वायदा में इसके फ्यूचर्स खरीद सकते हैं आप। 840 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। भारतीय एयरटेल के राइट्स इशू की डेट्स आ गई हैं। रिकॉर्ड डेट 28 सितंबर है, यानी कि अगले हफ्ते, और फिर इशू ऑफ कोर्स राइट्स वाला 5 अक्टूबर को खुलेगा। यहाँ पर सिंगटेल जो कंपनी में करीब 14% हिस्सा होल्ड करता है, उन्होंने साफ इंडिकेट कर दिया है कि राइट्स इशू में वे पूरी तरह से सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो ये इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। याद रखिएगा 21,000 करोड़ का राइट्स इशू है, और इससे पहले प्रमोटर्स यानी कि भारतीय या फिर मित्तल फैमिली ने साफ कहा था कि वो भी हिस्सा लेंगे। तो सिंगटेल की ओर से भी साइन आ गया है कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे इस राइट्स इशू में। एशियन पेंट की ओर से एक डेवलपमेंट कि वाइजैक प्लांट को कंपनी एक्सपैंड करने वाली है, क्षमता बढ़ाकर ये करीब 5 लाख किलोवाट करेगी। और आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ चर्चा हो चुकी है। अब डिटेल्स आने की कितना इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन कैपेसिटी एनहांसमेंट पर काम शुरू है। इन्फोसिस ने भी एक अपडेट दिया है कि कंपनी ने दरअसल एक नया करार किया AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेज के साथ। AWS पर ये दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं कुछ प्रोग्राम्स, और कई सेक्टर्स दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल अपने बिजनेस को और एनहांस करने के लिए। ये भी कंपनी की प्रेस रिलीज में साफ इंडिकेशन था। जुबलेंट इंग्रेविया कल स्टॉक में सेकंड हाफ में रैली देखने को मिली। डेवलपमेंट ये है कि कंपनी की जो सब्सिडरी है जुबलेंट लाइफ साइंसेज, इन्होंने सेफ फूड कॉर्पोरेशंस में अपना पूरा 10% का हिस्सा बेचा है। जो 10% हिस्सा बेचा उसके सामने करीब 134 करोड़ रुपए इनके हाथ लगे हैं। तो ये फिलहाल एक अपडेट इस कंपनी की तरफ से भी। और फार्मा की ओर से भी एक डेवलपमेंट है। यूरोप में इन्होंने अपना पहला बायोसिमिलर दरअसल फाइल किया है। इनकी सब्सिडरी क्यूराटेक क्यू के जरिए ये अर्जी इन्होंने फाइल की है, और ये बायोसिमिलर प्राइमरीली ऑन्कोलॉजी स्पेस में काम करेगा। तो ये भी एक खास डेवलपमेंट जो औरो फार्मा के फेवर में आई है। आज ये सारे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। एक और स्टॉक रडार पे रखिएगा,
आज चेन्नई में फिर से पावर कट है। हाँ, लास्ट टाइम पावर कट हुआ था 60% चला था, अभी 2 हफ्ते में। मैं एक सवाल पूछा, अभी एक रिपोर्ट आई है, इसमें भी आईटीसी का टारगेट उन्होंने बहुत बढ़ा दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है टारगेट? सीएस ने कहा है तो आप मुझसे 280 जानना का। चाहते थे, इतने सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा था बेचारा, कुछ चलना शुरू हुआ था, आप ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, क्विकली आज के और वो बता देता हूँ इवेंट्स, कुछ तो चैनल पे अभी बात हो चुकी है ऑलरेडी। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज आईपीओ आज बंद होने जा रहा है, बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स आ रहा है। अग्नि 5 इसका पहला यूजर ट्रायल आज होगा। दरअसल आज अगर यूजर ट्रायल सक्सेसफुल तो आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट कर दी जाएगी वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। फोक्सवैगन की टाइगून एसयूवी लॉन्च होगी। और एक जाते आते इमेज दिखाइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए आप, आज ड्यूकाटी इंडिया की 2021 मॉन्स्टर भी लॉन्च होने जा रही है। इस बढ़िया इमेज के साथ छोड़े जा रहा हूं ब्रेक के उस पर कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है।